मिस्त्री जुड़ रहे हैं, उनसे हम जरा करते हैं बातचीत और एक बार जरा उनका व्यू पॉइंट भी लेते हैं। जिगर, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। अच्छा लग रहा है आपसे आज बातचीत करके और एडवांस में आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको नहीं बल्कि आपकी पूरी टीम को भी हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हम देना चाहते हैं। जिगर, मार्केट्स में ये बात तो बिल्कुल सच है, अगर आप दिवाली से दिवाली कंपेयर करें, हालांकि गोरे नहीं मनाते दिवाली, लेकिन फिर भी उनका इंडेक्स हमने भी 4 नवंबर से कैलकुलेट किया तो हमको ऐसा देख के लगा कि हम तो बहुत अच्छे इस बार रहे हैं, क्योंकि पूरा यूक्रेन वाला जो इशू है वो हमने बिना किसी पॉइंट्स गंवाए हुए हमारे पास रखा हुआ है, अभी भी सेव है। हमने भले पैसा नहीं कमाया इंडेक्स में, बट लॉस भी नहीं किया, बल्कि एज कम्पेयर टू यूएस देखेंगे तो 25% गया है वो। तो आप मेरे को जरा ये बताएंगे, डी कपलिंग वाला कंसेप्ट मार्केट के अंदर अभी भी चलता रहेगा क्या? जी डिम्पी जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके चैनल पे बुलाने के लिए, और ईटी नाउ स्वदेश की टीम और आप सबको भी दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। सोचने जाए तो मुझे लग रहा है आजकल सभी दिवाली मना रहे हैं। अगर एक साल पहले हम बात कर रहे होते और मैं बताता आपको कि नैस्डैक 20% नीचे जाएगा, डाउ जोन्स 10% नीचे जाएगा, तेल $35 ऊपर होगा, एफआई 40 बिलियन का इक्विटी बेच चुके होंगे, तो आप और मैं सोच के आज बात ये नहीं कर रहे होते कि निफ्टी कैसे खाली 5% नीचे है ऑन अ 1 ईयर बेसिस। तो बहुत ही ज्यादा सुपरलेटिव आउट परफॉर्मेंस रहा है। कुछ फंडामेंटल रीजंस हैं, कुछ कुछ टेक्निकल रीजंस भी हैं। फंडामेंटल रीजन ये है कि अगर आप जो नतीजे भी आ रहे हैं कंपनी के, और हम विस्तार पे इस पे बातचीत कर सकते हैं, पर मुझे लग रहा है कि कहीं भी हताशा हमको देखने नहीं मिल रही। आईटी जो जिसके शेयर्स करीब 20 से 25% गिर गए, उसके बाद भी जो अनाउंसमेंट्स हैं, जो रिजल्ट्स है, वो इतने खराब नहीं है जितने बाकी कंपनीज के जो यूएस वगैरह में रिजल्ट्स आ रहे हैं। दूसरा, टेक्निकल रीजंस दो फ्रंट पे हैं। एक तो ये है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टिंग चलते जा रही है, और अभी भी ये 5% है इनके हाउस होल्ड सेविंग्स का, तो ये हिस्सा बढ़ के काफी ऊपर तक जा सकता है। दूसरा, ईपीएफओ का पैसा हर महीने आता है और जो इंडेक्स में लगता है। और तीसरा ये भी है कि रशिया यूक्रेन सिचुएशन के बाद आपके एफआईआईज के भी इन्वेस्टेबल एवेन्यूज कम हो चुके हैं। वो जहां पे निवेश कर पाते थे हिस्टोरिकली, रशिया, चाइना, हांगकांग, ये सब रीजन ऑलमोस्ट 50% होते थे इनके एलोकेशन के, वो आज काफी वो नंबर काफी कम हो गया है, और इंडिया हैज बिकम द डी फैक्टो सॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। और अगर मैं डेवलप मार्केट की तुलना भी करूं, तो मुझे लग रहा है कि जो नेगेटिव रेट्स हैं, विच इज नॉमिनल नेगेटिव रेट्स, कि आपका रियल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन, वो इंडिया में सबसे कम है। तो ये सब के चलते मुझे लग रहा है कई बार कि ये बॉयंसी बनी रहेगी। पर एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि कितना भी डीप कपलिंग का हम बात करें, सारे सेंट्रल बैंक्स एक दूसरे से काफी हद तक जुड़े रहते हैं, और इनका रीजन ये है कि आपको करेंसी डिफेंड करना होता है। तो आपके रिजर्व्स इंडिया के भी 90 बिलियन से कम हो चुके हैं। तो आरबीआई भी, डिस्पाइट इकोनॉमी नॉट ओवर हीटिंग, हमारी इकोनॉमी में इतनी वो नहीं है जितनी आपकी यूएस इन्फ्लेशन और यूरोजोन इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की हिदायत है, पर तभी भी आरबीआई को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते रहना पड़ेगा, बिकॉज आपको करेंसी डिफेंड करनी है। तो ये इस चक्कर में हमारा थोड़ा बहुत कंप्लीट डिकपलिंग तो नहीं हो पाएगा, पर काफी हद तक हमें मिल रहा है कि इन्वेस्टर्स मैच्योरिटी से ये मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं, और अंधाधुंध बाइंग भी नहीं है। अगर आप देखें तो जो सेक्टर अच्छा करते हैं उसमें अच्छी बाइंग है, जो सेक्टर ओवर हीटेड हो चुके होते हैं जैसे आईटी वगैरह, उसको कूल डाउन भी किया जाता है। आई थिंक ये हेल्दी प्रोसेस है जो हम देखने मिल रहा है। तो भारतीय बाजारों के लिए स्थिति बेहतर है अगर अब दुनिया भर के बाजारों से कंपेयर करें। ग्लोबल मार्केट में भी फिलहाल अभी तेज़ी दिख ही रही है, संकेत वहाँ से भी अच्छे आ रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट उधर भी हो रहे हैं, और उसका एक ट्रिगर की तरह भारतीय बाजारों में तेज़ी की तरह भी इस वक्त काम कर रहे हैं, और डीप कपलिंग का भी जो इम्पैक्ट है, असर है, वो आने वाले कुछ समय तक बना रह सकता है। लेकिन जिगर, आपने पॉजिटिव बातें तो की, लेकिन अब आगे ये समझना चाहेंगे कि भारतीय बाजारों के लिए या फिर ग्लोबली भी अगर देखें तो क्या बड़ी चुनौतियां अभी हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, जिसकी वजह से ये जो दिक्कतें चल रही हैं वो थोड़ी और बढ़ते हुए नजर आए। क्या बड़े फैक्टर्स आप, क्या बड़े चैलेंजेस आप आने वाले समय में देख रहे हैं?
नमस्कार। सबसे बड़ी चैलेंज तो मुझे यही लग रहा है कि अगर लास्ट 1994 में हमने क्वांटिटेटिव ईजिंग किया हुआ था ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स, और उसके बाद ये करीब 27 साल हो गए हैं जब हम सब लोग इसके बहुत आदी हो गए हैं कि क्वांटिटेटिव ईजिंग चलता रहेगा। जो टाइटनिंग हुआ था 94 के बाद इन टर्म्स ऑफ द फेडरल एंड द यूरोज़ोन बैलेंस शीट, वो उसके बाद हमने ये मौका नहीं देखा है कि बैलेंस शीट साइज कम हो रही है जो अब हो रही है। तो एक हम काफ़ी आदी हो चुके हैं वो बाय एंड होल्ड थीसिस के, जिसमें हम देखते हैं कि एक कंपनी की यदि आपकी अर्निंग्स पर शेयर या फ्री कैश फ्लो 15% से बढ़ रही है, तो स्टॉक प्राइसेस 20 से 25% बढ़ जाते थे, बिकॉज़ आपका लिक्विडिटी वाज़ सॉर्ट ऑफ चेजिंग अ लॉट ऑफ गुड क्वालिटी एसेट्स। अब मेरे हिसाब से हमारे ये जो साइकल्स होते हैं मार्केट में, वो थोड़े छोटे हो जाएँगे और काफ़ी सारा व्हिपसॉ इफ़ेक्ट आपको देखने मिलेगा, जहाँ तेज़ी से मार्केट बढ़ जाता है और फिर कुछ रिस्क्स दिखाई देना शुरू होते हैं और फिर तेज़ी से घटना शुरू कर देता है। तो मुझे लग रहा है ये एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी लेवल पे हमें ये ध्यान रख के चलना है कि हम कंटीन्यूअस क्वांटिटेटिव ईजिंग साइकिल में नहीं है। सेंट्रल बैंक्स गलती करेंगे, उसके बाद क्वांटिटेटिव ईजिंग कर देंगे, फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल के बाद चली जाएगी तो वापस टाइटनिंग कर देंगे। तो मुझे लग रहा है ये जो सक्सेसिव साइकिल्स हैं ये वो चलती रहेंगी, और उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी साइक्लिकल रखनी पड़ेगी रादर देन जस्ट बाय एंड होल्ड। पॉइंट आपसे और ज़रा जानना है क्योंकि इस बार की अर्निंग्स की शुरुआत अच्छी हुई है। इन्फोसिस के नंबर, टीसीएस के नंबर देखने के बाद थोड़ी उम्मीद जगी है कि जहाँ पे ग्लोबल थोड़ी भी प्रॉब्लम थी ना, वहाँ पे भी नंबर्स उतने ख़राब नहीं आए हैं। आप इस बार की अर्निंग्स को एक तो वेटेज कितनी दे रहे हैं कन्विक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं लेवल्स की बात नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ कन्विक्शन के लिए कि आप इस बार इसके कितनी महत्व देंगे इस बार की। और दूसरा, आपको लगता है कि अब इस बार की अर्निंग्स थोड़ा कुछ ऐसा कर देगी कि मार्केट ज़्यादा कंफर्ट जोन में होगा बजाय रिस्क की जोन के अंदर? नहीं, तो अगर हम थोड़ा एक 30,000 फीट व्यू लें, तो हमको जो कंसेंसस एस्टिमेट्स हैं निफ्टी के, वो हम लेके चल रहे हैं करीब 825 फॉर नेक्स्ट ईयर, 960 फॉर एफवाई 24 और 1080 फॉर एफवाई 25। तो उस लिहाज से फॉर अ इकोनॉमी विच इज और फॉर अ मार्केट विच इज 14 to 16% आरओई, हमारे वैल्यूएशंस थोड़े हायर एंड पे हैं। तो उसमें कोई दो राय नहीं है, और ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ उन सेक्टर्स पे जहाँ पे थोड़ी सी रिलीफ मिल रही है। तो ऑटो फॉर एग्जांपल विल ग्रो 64%, हेल्थ केयर करीब 30%, टेलीकॉम 80%, कैपिटल गुड्स 27%। पर एक जो सेक्टर जहाँ पे काफी कंफर्ट आता नजर आ रहा है वो है बैंकिंग, और आप भी शुरुआत में उसकी बात कर रहे थे डिम्पी, कि अगर सिस्टम वाइड अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन का आप एक्सपेंशन देखें, तो जो रिजल्ट्स अभी तक आए हैं एचडीएफसी बैंक मान लीजिए या फेडरल बैंक मान लीजिए, उस सब में ये बिल्कुल व्यतीत होता है कि जो एसेट की रिवैल्यूएशन हुई है, कि जो रिप्राइसिंग हुई है रादर, वो लायबिलिटी रिप्राइसिंग से काफी फास्टर है, और ये देखने मिला है सबके नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं। अब पिछले साइकिल्स में आपके जो इंटरेस्ट रेट्स जब बढ़ते हैं, तब आपका एसेट्स जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्रिएशन है वो थोड़ा बढ़ जाता था। बट मेरा मानना ये है कि पिछले 5 या 6 साल में आपने लेंडिंग करी हुई है रिटेल को, तो जो ट्रेडिशनल हमारे नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट की साइकिल थी, वो इतनी बुरी शायद इस बार ना हो। टेक्नोलॉजी शेयर्स की आपने बात करी, और इस बार के नतीजे काफी सरप्राइजिंग थे, क्योंकि सबकी ग्रोथ रेंज करीब 4 से 5.25% के बीच में आई है कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में। पर मानने की बात यह है कि सारे कंपनीज ने ग्रोथ थोड़ी सी गाइड डाउन करी है, और डिस्पाइट रुपी डेप्रिसिएशन मार्जिन एक्सपेंशन के लिए गाइड नहीं किया, बल्कि लोअर एंड ऑफ द मार्जिन गाइडेंस पे नज करते हुए दिखे हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो डबल डिजिट ग्रोथ था उसका ये शायद लास्ट क्वार्टर हो, और आपको शायद आगे चल के सिंगल डिजिट ग्रोथ में मानना पड़ेगा और मार्जिन्स कंट्रोल करने पड़ेंगे उस समय पे जब शेयर्स की वैल्यूएशंस 5 ईयर एवरेज पे है। तो आपको शेयर सस्ते नहीं मिल रहे हैं बट ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है, तो शायद ये सेक्टर अभी भी ट्रिकी रहेगा। बाउंसेस जरूर आ सकते हैं, बट वो जो रन अवे रैली हमने कोविड के बाद देखी, शायद वो आईटी में अब बहुत जल्दी ना आए। एक सेक्टर जो इंटरेस्टिंग हुए जा रहा है वो है एफएमसीजी या कंजम्पशन,
क्योंकि अभी भी अर्बन एरियाज में डिमांड काफी स्ट्रांग है। जो हमारी बात होती है जिन लोगों से, रूरल मार्केट थोड़े स्ट्रेस में है, बट अर्बन मार्केट अभी भी हमें लग रहा है कि काफी स्ट्रांग हो सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि जितनी भी कॉस्ट इन्फ्लेशन प्रेशर्स थी रॉ मटेरियल्स की या फ्यूल की, वो करीब करीब रिजॉल्व होती नजर आ रही है। तो ऑटोमोबाइल्स के रिजल्ट्स आप देख लेंगे, या जो अर्बन फेसिंग कंजम्पशन बिजनेस है, खाली डिस्क्रिशनरी नहीं पर स्टेपल्स भी, जैसे नेस्ले हो गया, कुछ हद तक हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, उस सब में रीजनेबली अच्छे रिजल्ट्स देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल हमारा मानना है कि ये रिजल्ट सीजन काफी अलोंग द लाइंस ऑफ एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा। कुछ मैसिव सरप्राइज कम ही होंगे, ये मानना है अभी तक। ठीक है, तो ये कुछ सेक्टर स्पेसिफिक व्यू भी आपके सामने रखा, बैंकिंग, आईटी और इसके अलावा आईटी पर क्या, टेक्नोलॉजी शेयरों पर क्या व्यू बन रहा है, ये भी अभी जिगर हमें बता रहे थे। जिगर, इसके अलावा ये भी समझना चाह रहे हैं सीमेंट स्पेस को लेकर क्या व्यू बन रहा है आपका। नतीजे जो आए जिन कंपनियों के, इतने कुछ अच्छे तो नहीं नजर आए, लेकिन कमेंट्री कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिखा रही है और काफ़ी कुछ चल भी रहा है स्पेस में। काफ़ी सारे M&A भी हो रहे हैं, काफ़ी सारे M&A कैंडिडेट भी नए निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर, तो काफ़ी कुछ चल रहा है इस स्पेस में। आपको सीमेंट सेक्टर कैसा लग रहा है? सीमेंट काफी ट्रिकी है, क्योंकि ये 3 महीने के जो रिजल्ट्स आए उसमें तो बिल्कुल ये जानने मिल रहा है कि मार्जिन्स कंप्लीटली कंप्रेस हो चुके हैं। जो भी रॉ मटेरियल और फ्यूल स्पेशली का प्राइस इंक्रीज था वो पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं। बट ये सिक्लिकल पार्ट है, यहाँ से सीमेंट प्राइसेस बढ़े हैं और शायद 3 या 6 महीने में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी वापस आ जाएगी। और शेयर्स भी करेक्ट हुए हैं, अपने 52 वीक हाई से करीब सेक्टर 25% नीचे है। तो कुछ हद तक ये आपको देखने मिला है कि करेक्ट हो गया है। पर एक अगर आप लार्जर व्यू ले तो एक साइक्लिकल चेंज हो रहा है, जिसको हमें देखना पड़ेगा कि कैसे प्ले आउट होता है। क्योंकि अगर मैं ये पीरियड देखूं से प्री 2008 2008 के पहले का पीरियड देखूं, तो उसमें सीमेंट कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बड़ी थी, करीब 2005 से 2008 के बीच में, जहां पे एवरेज पर टन इबिटडा 400 रुपए से बढ़ के 800 रुपए से 1000 रुपए हो गया था। तो 3 साल में ऑलमोस्ट मोर देन 2 टाइम्स हो गया था, बिकॉज आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत स्ट्रांग थी। 2008 के बाद एक दूसरा फेज आता है जहां पे सीमेंट कैपेसिटीज बढ़ जाती है करीब 200 मिलियन टन से बढ़ के 550 मिलियन टन, और डिमांड बढ़ती है खाली करीब 350 मिलियन टन तक। पर उसमें भी एक डिफाइनिंग फीचर ये है कि होलसेम जो एसीसी अंबुजा कंपनीज थी, उसका कैपेसिटी मार्केट शेयर था 24%, पर 2008 से 22 के बीच में जितनी भी कैपेसिटीज आई उसमें उनका मार्केट शेयर था केवल 6%। तो इंडस्ट्री ग्रो करी, छोटी छोटी कंपनीज थे, दालमिया 9 मिलियन टन से 40 मिलियन टन हो गया, श्री सीमेंट 15 मिलियन टन से 50 मिलियन टन हो गया, पर होलसेम ग्रो नहीं किया, खाली 6% से ग्रो किया। अब पोस्ट अदानी एक्विजिशन हम एक नए पीरियड में आ रहे हैं, जब एवरीबडी वांट्स टू ग्रो कैपेसिटी। अल्ट्राटेक ने अनाउंस कर दिया 120 से 200, अदानी ने अनाउंस कर दिया 80 से 210, और श्री दालमिया, सारी छोटी कंपनीज ग्रो करना चाह रही हैं एट द टाइम व्हेन द सेक्टर का रिटर्न रेशियोज आर नॉट हायर देन देयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आज इनफैक्ट इकोनॉमिक टाइम्स में सुबह मेरा एक आर्टिकल भी था जिसमें हमने इस चीज की काफी डिटेल लिखी हुई है। बट ये एक लॉन्गर टर्म में हमें सोचना होगा कि डिमांड सप्लाई बैलेंस कैसे मैच आउट होता है, और इसके चलते क्या इसके लॉन्ग टर्म वैल्यूएशंस होने चाहिए। बट तब तक सिक्लिकली ये शायद सबसे वर्स्ट क्वार्टर हो, और यहाँ से थोड़ी रिकवरी पॉसिबल है सीमेंट शेयरों में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से आपने सारी बातें हमारे सामने रखी हैं, और मैं फिर से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। थैंक यू।